अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव आज आपके साथ प्रशिक्षण पर चर्चा करूंगी। चर्चा का मुख्य बिंदु रहेंगे कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, क्या रीज़न है कि प्रशिक्षण दिया जाता है, वाई ट्रेनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं, प्रशिक्षण की पद्धतियाँ, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा आज की हमारी इस चर्चा का, वो है भारत में प्रशिक्षण एजेंसीज। भारत में ट्रेनिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, मुख्य उसकी क्या खास बातें हैं, और जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में चर्चा करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग, जब भी किसी भी चीज़ को ट्रेन करना, उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, दैट यू आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर दैट थिंग। और जब हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की बात करते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित उद्देश्य के लिए उसके अनुकूल बनाना। यदि प्रशासन की बात करें तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति को एक निश्चित पद के अनुकूल बनाना प्रशिक्षण कहलाता है। अगर हम गेम्स के लिए बात करते हैं, किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स में वो उसको बेटर ढंग से खेल सके, उसकी टेक्निक समझ सके, वो उसकी ट्रेनिंग अलग हो गई। लेकिन उद्देश्य ये होता है कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उनके इन एंड आउट आपको बताए जाएं, ताकि न केवल आपकी नॉलेज बल्कि आपकी स्किल्स भी और ज़्यादा एनहांस हो, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी का भी और इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस तरीके से साधारण शब्दों में जब हम लोग बात करते हैं कि भाई प्रशिक्षण क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि किसी भी चीज़ के लिए, एंड स्पेशली लोक प्रशासन के विषय में हम बात कर रहे हैं, और लोक सेवकों की ट्रेनिंग की हम लोग जब बात करते हैं तब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को निश्चित पद के लिए अनुकूल बनाना ही प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें कि प्रशिक्षण और शिक्षा, यानी प्रशिक्षण और शिक्षण में अंतर क्या है। हालांकि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी कई मामलों में ये सिमिलर भी हो जाते हैं, एक जैसे से ही प्रतीत होते हैं। शिक्षा का क्षेत्र यानी उसका जो स्कोप है वो काफ़ी विस्तृत है, जबकि प्रशिक्षण का क्षेत्र इन कंपैरिजन टू एजुकेशन या शिक्षण संकुचित है। ट्रेनिंग इज मोस्टली टू एनहांस योर नॉलेज एंड अपडेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जबकि शिक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू गेन नॉलेज एंड टू लर्न, जबकि ये उसके पार्ट भी हैं। तो जब शिक्षा बेसिकली हम कह रहे हैं कि किसी के भी चरित्र या आदतों के साथ साथ उसके बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का निर्माण भी करना होता है, जबकि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ कर्मचारियों की कुशलता, उनके जो स्किल्स हैं उसको और एनहांस किया जाता है, और कुशलता के साथ साथ उनके ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है, और ये उस पर्टिकुलर संस्था या पद के अनुकूल रहते हुए किया जाता है। साथ ही साथ लोक प्रशासन के संदर्भ में अगर हम प्रशिक्षण पे बात करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार की व्यावसायिक कुशलता का विकास करता है। प्रशिक्षण से कर्मचारी कुशल कर्मचारी बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात तो जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण की हम बात करें, यह एक कार्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कार्मिक की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अब उस क्षमताओं में डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट भी आ जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आ जाता है, टू गेन नॉलेज भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर आती हैं।
इसके अलावा वह अपने जो सांगठनिक कार्य होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन हैं, उसको बहुत अच्छे से कर सके। उसके कुशल निष्पादन के लिए जो अपेक्षित ज्ञान या कुशलता, जो भी आप कहें, के अर्थ में संगठन की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने से रिलेटेड होता है। इसीलिए ये अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है जब हम तुलना करते हैं शिक्षण से। तो शिक्षा एक एलॉबरेट प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे पहलुओं पे फोकस किया जाता है। स्पेशली हम लोग बात करते हैं चरित्र निर्माण की, आदतों की, बौद्धिक क्षमता की या शारीरिक क्षमता के निर्माण की। जबकि जो प्रशिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड है उसके हिसाब से हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें, अपना एटीट्यूड वैसा रख सकें, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरतें हैं हम उसको जान सकें, अपने आप को अपग्रेड कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है लोक सेवकों को उनके कार्यों के अनुकूल बनाना। मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हम प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक सेवकों की चर्चा या लोक सेवकों को फोकस पॉइंट बनाकर ही हम लोग अपनी बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मीन्स ट्रेनिंग की किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए या सिविल सर्विसेज में एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसका सबसे पहले विश्लेषण किया गया था ब्रिटेन में। इंग्लैंड की में एक कमेटी, एशिटन कमेटी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1944 में। 1944 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस वक्त उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे और हाईलाइट किया था कि किसी भी संगठन की कुशलता के लिए प्रशिक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उन्होंने कुछ उद्देश्य बताए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि लोक सेवकों को कार्यों के अनुकूल बनाना। कार्यों के अनुकूल बनाना मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल नीड के अकॉर्डिंग उस संगठन की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल उनको बनाना, उसके अनुकूल उनको ट्रेन करना, उसके अनुकूल उनका दृष्टिकोण व नज़रिया डेवलप करना। इसके अलावा अपने काम को नियम और वो स्पष्टता से कर सकें, ये बहुत ही ज़रूरी है। समाज के प्रति जागरूक बनाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो शुरू की जो थ्योरीज आई थी, क्लासिकल थ्योरीज जो आई थी, उसमें सबसे एक बड़ा मिसिंग फैक्टर था ह्यूमन फैक्टर। और लेटर ऑन फिर जब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई तो हम लोगों ने ये और हार्थोन प्रयोग भी आए थे, तब ये रियलाइज़ किया गया कि व्यक्ति की इम्पोर्टेंस कितनी है। और जब हम व्यक्ति की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम समाज को नहीं नकार सकते। और यही एक मेन रीज़न रहा है पुलिस राज्य से वेलफेयर राज्य की तरफ बढ़ने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ने के लिए, जहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के कल्याणकारी कार्य को करना। मीन्स सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को ध्यान में रख के करना। तो लोक सेवकों को समाज के प्रति जागरूक बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम में काम तो ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकें, लेकिन रोबोटिक ढंग से नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनको समाज के प्रति जागरूक भी होना चाहिए और सेंसिटिव भी होना चाहिए। प्रशिक्षण लोक सेवकों के मनोबल को बढ़ाता है। वो अपने कार्य के प्रति और ज़्यादा जागरूक होने के साथ साथ उसके प्रति उनका लगाव बढ़ता है। जब वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, सीखते हैं, तो उनका जो मोराल है वो मोराल भी बूस्टअप करती है ट्रेनिंग। और ये किसी भी संदर्भ में आप कह सकते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज और यू आर गेटिंग ट्रेन फॉर एनी स्पोर्ट्स और बीट एनीथिंग, वेदर इट इज़ डांस और सिंगिंग, एनीथिंग। तो
किसी भी आप फील्ड को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, प्रशिक्षण की जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका उद्देश्य है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। एशिटन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रशिक्षण के उद्देश्य उन्होंने हमें बताए थे, उसमें से एक उद्देश्य ये भी था कि उच्चतर कार्य को और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमता से कर सकें, इसीलिए ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। उनके दृष्टिकोण और दृष्टि को व्यापक बनाना, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर दृष्टि और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना मीन्स वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे सोच सके, समझ सके, न केवल कार्यप्रणाली के रूप में, बल्कि जैसे कहा गया कि समाज के प्रति जागरूक भी होना चाहिए, सेंसिटिव भी होना चाहिए, अवेयर भी होना चाहिए, आपका मोराल भी अप रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। देखिए, जब हम एक बात कर रहे हैं कि समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए या फिर हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि जिलाध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर हैं हमारे, आईएएस लोग, अधिकारी जो होते हैं, उनको बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो दे डोंट, उनके पास जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो दृष्टिकोण है, जो परसेप्शन है, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। दे हैव टू डील विद देयर सीनियर्स ऑल्सो, दे हैव टू डील विद देयर स्टाफ ऑल्सो, दे हैव टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स ऑल्सो, दे हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो, और साथ ही साथ वो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं सरकार, यानी जो राजनीतिक स्तर है उसमें, और जनता के बीच में। तो इस तरीके से ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो होराइजन है, उसको बड़ा करती है। ट्रेनिंग डेफिनेटली ईमानदारी को बढ़ावा देती है। यू बिकम मोर कॉन्शियस, यू बिकम मोर ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर ड्यूटी एंड योर जॉब। तो लोक सेवकों में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए भी ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्मचारियों में समूह की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, प्रशिक्षण कभी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक लोक सेवक को नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा एक ग्रुप ट्रेनिंग की तरह होती है। ग्रुप ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इंटरेक्ट करते हो, साथ ही साथ आप ये भी सीखते हो कि एक टीम की तरह रह के हमें कैसे काम करना है। क्योंकि जब आप फील्ड ट्रेनिंग में जाते हैं, जब हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं जब फील्ड में जाते हैं, सो दे आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। तो वो उनमें आपस में जो अपनी एक डेडिकेशन होती है, एक लगाव होता है काम के प्रति और अपने कर्मचारियों के प्रति भी, उसको भी प्रोत्साहित करती है ट्रेनिंग। इसके साथ साथ जो नए सदस्य है, यानी जो प्रोबेशनर्स होते हैं, उनमें उन कमियों को दूर करना जो आपके काम को आगे एनहांस ना करने के बजाय किसी ऑब्स्टिकल के रूप में हम लोगों के सामने आ जाए। तो ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट टू गिव न्यू स्किल्स, नॉलेज, डेवलपमेंट, बट ऑल्सो to have a control over yourself for the things which may hamper you as an administrator. So that is the importance and the objective of ट्रेनिंग। तो ओवरऑल इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, देन यू कैन टेल द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के प्रकार की, यानी प्रशिक्षण के क्या प्रकार हो सकते हैं। इसको सुविधाजनक समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है अनौपचारिक प्रशिक्षण, एक है औपचारिक प्रशिक्षण, यानी इनफॉर्मल ट्रेनिंग और एक फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग पे अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले इनफॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनफॉर्मल यानी, तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि मूलतः प्रशिक्षण के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रहते हुए जो अधीन अधिकारी हैं, उनके जो अधीन काम कर रहे हैं, जो प्रोबेशनर्स हैं स्पेशली, वास्तविक काम को सीखना। अतः ये इस टाइप का जो प्रशिक्षण होता है, यह अनुभव से या फिर आप कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आप सीख सकते हैं। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, वो प्रशासनिक कुशलता की प्राप्ति के लिए वास्तव में
काम करते हुए अर्थात व्यवहार के द्वारा इसको सीखते हैं। तो जो अनौपचारिक प्रशिक्षण होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि उच्च अधिकारी में सहयोगात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। वह इस योग्य होना चाहिए कि वह अपने से जो जूनियर है उनको कुछ गाइडेंस दे सके, उनको कुछ बता सके। वो सक्षम होना चाहिए और कार्य कुशल होना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रशिक्षण देने वाला और अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षण लेने वाला, मीन्स अनौपचारिक प्रशिक्षण देने वाला भी और लेने वाले दोनों की रुचि कितनी है, हाउ इंटरेस्टेड दे आर, तो वो बहुत कुछ मैटर करती है। तो डेफिनेटली जो अनौपचारिक प्रशिक्षण पद्धति होती हैं ये औपचारिक रूप से नहीं दी जाती। इसका मतलब ना तो इसका कोई पाठ्यक्रम होता है और ना ही कोई इसका स्ट्रक्चर्ड वे में दिया जाता है या कोई इसकी निश्चित अवधि होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है औपचारिक प्रशिक्षण, मीन्स फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके, आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, कॉम्पिटेंसीज बढ़ सकें। तो वेदर द ट्रेनिंग इज गिवन इन इनफॉर्मल मेथड और इन द फॉर्मल वे, the main objective of the training is, as we have discussed earlier, to enhance the knowledge, skill and to increase the competencies. औपचारिक प्रशिक्षण बहुत प्रकार का होता है। मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि प्रवेशपूर्ण जो प्रशिक्षण होता है वो ऐसा प्रशिक्षण होता है और उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में आने वाले भविष्य में प्रवेश पाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विभिन्न संस्थानों और कॉलेज में दिए जाने वाला व्यावसायिक शिक्षण होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रवेशपूर्ण जो शिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होती है, उसके जस्ट अपोजिट सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्याशियों को सेवा में प्रवेश के बाद दिया जाता है। जैसे कि नाम से विदित होता है, सेवाकालीन, सेवा के में रहते हुए आपको यह प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उनको अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए, अपने कार्य के निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिस हिसाब से ये दिया जाता है। एक दूसरी कैटेगरी है प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण, यानी सेवा के दौरान प्रशिक्षण के विपरीत इसका सीधा संबंध कार्य से नहीं है। इसका लक्ष्य कर्मचारी की सामान्य क्षमता का विकास करना है। 1961 में भारत सरकार ने विशेष पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों के अध्ययनार्थ अवकाश देती रही है, स्टडी लीव जिसे हम कहते हैं, जो उनकी सोच का विस्तार करती है और उनकी क्षमताओं का विकास करती है। दूसरी कैटेगरी, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण। नाम से विदित होता है, अवधि के अनुसार प्रशिक्षण को अल्पकालीन और दीर्घकालीन वर्गों में रखा जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यदि कुछ सप्ताह का या 1-2 माह का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन प्रशिक्षण। इसके अलावा यदि और लंबे समय के लिए होता है, 6 महीने या 1-1.5 साल के लिए होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन प्रशिक्षण। भारत में दीर्घकालीन प्रशिक्षण का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भारतीय विदेश जो सेवा होती है उसका प्रशिक्षण, जिसकी अवधि 3 वर्ष होती है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है विभागीय और केंद्रीय प्रशिक्षण। ट्रेनिंग जब विभाग के द्वारा यानी विद इन द डिपार्टमेंट आयोजित की जाती है तो उसको बोलते हैं विभागीय प्रशिक्षण। विभाग के जो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड सदस्य होते हैं उनके लिए होती है ये। इस प्रकार का प्रशिक्षण का उदाहरण अगर दिया जाए तो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है उसका दिया जाता है। जबकि दूसरी ओर जो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए जब प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है और यह केंद्र प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है तो उसको हम केंद्रीय या केंद्रीकृत प्रशिक्षण
कहते हैं। इस प्रकार का उदाहरण है हमारा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जो कि मसूरी में है। तो ये तो हो गई कि अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, मतलब क्या प्रकार हैं कि औपचारिक तरीके से दिया जा रहा है प्रशिक्षण या फिर अनौपचारिक तरीके से। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टेक्निक्स पे, उसकी क्या पद्धतियां हैं, प्रशिक्षण की जो टेक्निक्स होती हैं उसकी जो पद्धतियां हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। एज द नेम गोज, व्याख्यान पद्धति यानी लेक्चर टेक्निक प्रशिक्षण का ये सबसे पुराना तरीका है और इसमें जो सीनियर स्कॉलर्स या विद्वान आप कह सकते हैं या एक्सपीरियंस्ड जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लेक्चर्स दिए जाते हैं और इनसे जो प्रोबेशनर्स होते हैं वो काम के बारे में विभिन्न विभिन्न पक्षों पर उनको अलग अलग जानकारी मिलती है। विषय अध्ययन पद्धति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें विषय का बहुत ही गहरे तरीके से अध्ययन किया जाता है और जो वास्तविक मामले हैं उनका वर्णन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनको अध्याधीन मामलों का निजी अनुभव होते हैं विद देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। भूमिका अभिनय रोल प्ले मेथड, ये यूजुअली जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे किया जाता है। इसमें वास्तविक परिस्थिति को पैदा किया जाता है जिसमें जो प्रोबेशनर्स होते हैं वो अपने आप को अपने काम से संबंधित भूमिका को अदा करते हुए अपना रोल प्ले करते हैं और उसी तरीके से इसको सीखते हैं। प्रबंधन खेल या फिर जो संवेदनशील प्रशिक्षण है, ये भी अलग अलग टेक्निक्स हैं प्रशिक्षण देने की, ट्रेनिंग देने की। इसके अलावा ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है डेट इज़ ई लर्निंग, जो मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, ई लेक्चर्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ इनफॉर्मल ट्रेनिंग, आपको इनफॉर्मली बताया जा रहा है। लेक्चर्स पे हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है ट्रेनिंग का। रोल प्लेइंग, या जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भूमिका अभिनय, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे, और ये ज़्यादातर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस होता है उसमें देखते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, काम पे रहते हुए वास्तविक काम सीखते हुए आप लोग करते हैं। और एक है सिमुलेशन ट्रेनिंग मेथड, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग और कोचिंग या मेंटरिंग मेथड। सो दीज आर डिफरेंट ways to teach you or to train you, whether you are going for case study या फिर जो required reading है उसके थ्रू कर रहे हैं, और there are many other methods also। तो ये तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रेनिंग है वो अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन है, प्रवेश पश्चात ट्रेनिंग है या प्रवेश से पूर्व है, या सेवाकालीन प्रशिक्षण है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सी ट्रेनिंग में कैसा मेथड यूज़ किया जाए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में हम लोग आते हैं कि भारत में प्रशिक्षण एजेंसीज कौन कौन सी हैं। ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया, राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी सबसे इम्पॉर्टेंट और जो फोकल पॉइंट रहता है सिविल सर्विसेज में जो आना चाहते हैं उनके लिए। बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप इसके विषय में और अधिक जानना चाहेंगे। वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इंडियन फॉरेस्ट अकेडमी, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ भारतीय लोक सेवा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में इसका ज्ञान तो हमें अवश्य होना ही चाहिए। दिस इज़ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। ये मसूरी में है, पहले यूपी में थी, अब तो उत्तराखंड का पार्ट हो गया है। तो यह हमारे देश का सर्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और
1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी रख दी गई थी। तो इसको जो वहाँ पर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम कई बार इसको लबासना भी बोलते हैं, हर एक का इनिशियल लेके। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, इसका नाम 1972 में रख दिया गया था और वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब चूँकि हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये अभी इसके साथ साथ नई बिल्डिंग्स भी और बनी हैं, बट इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ साथ केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अतिरिक्त जो बाकी सर्विसेज हैं, उनके जितने भी प्रोबेशनर्स होते हैं, उनको यहाँ पर फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर दैट फाउंडेशन ट्रेनिंग, आईएएस प्रोबेशनर्स को छोड़ के बाकी जितने भी सर्विसेज के लोग हैं, वो अपनी अपनी स्पेसिफिक एकेडमीज़ में जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह हैं, वहाँ जाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस के जो प्रोबेशनर्स हैं, वो यहीं मसूरी में रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जो कि 2 चरणों में होते हैं। सैंडविच सिस्टम, आप लोगों को पता होगा कि सैंडविच सिस्टम की जो ट्रेनिंग है उस तरीके से की जाती है। आईएएस जो अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कुछ टाइम के लिए फील्ड पे रहते हैं, फिर वापस इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो पहले इंस्टीट्यूशन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो वापस फील्ड में जाते हैं और दोबारा अकादमी में आते हैं। डेट इज़ कॉल्ड सैंडविच सिस्टम। जो वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी यहाँ पर 1 सप्ताह से 1 माह तक की अवधि के लिए एक ब्रीफ कोर्स या पाठ्यक्रम चलाया जाता है। ये है हमारी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस एकेडमी। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1948 में माउंट आबू में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में इसको हैदराबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया और तब से वो वहीं पे कंटिन्यू कर रही है। और 1966 में कोहली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उनकी सिफारिश पे इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रख दिया गया था। शुरू में इसका नाम था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज और बाद में इसका नाम रख दिया गया था वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। यह जो प्रशिक्षण है, उसमें मुख्य रूप से जो आईपीएस प्रोबेशनर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन लोगों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस सर्विसेज से प्रमोट होकर आईपीएस बनते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वो। और यहाँ पर जो राज्य की जो पुलिस है, उसके साथ साथ जो अर्धसैनिक बल मीन्स पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं, उनके प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी प्रशिक्षकों और जो मार्ग निर्देशकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पुलिस एकेडमी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट एकेडमी की, जिसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी रखा गया था 1938 में। इन सभी जितने भी मैं आपसे एकेडमीज़ का जिक्र कर रही हूँ, यदि आप गौर करें तो लेफ़्ट में है इनका लोगो और राइट में मैंने कोशिश करी है कि मैं उस इंस्टीट्यूशन की कोई पिक्चर आपके साथ जस्ट शेयर कर सकूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया। तो हम बात कर रहे थे कि 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई थी और 1987 में इसका नाम बदलकर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी रखा गया। यह अकादमी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं और इसमें मुख्य रूप से भारतीय वन सेवा के जो प्रोबेशनर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती हैं। जो सीनियर वन सेवा के अधिकारी होते हैं, उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा ठीक स्टेट पुलिस सर्विसेज से जो प्रमोट होकर आईपीएस बनते हैं, उसी तरीके से जो आईएफएस में प्रमोट होते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से, उनके अधिकारियों को भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और अब आता है
विदेश मंत्रालय के अंडर जो काम कर रही हैं वो है हमारी विदेश सेवा संस्थान, डेट इज़ फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम 2020 में बदलकर सुषमा स्वराज्य विदेश सेवा संस्थान रख दिया गया था। 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली में इसकी विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो IFS मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मीन्स शुरू की जो मैंने तीनों सर्विसेज बताई हैं, फॉरेस्ट, पुलिस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दे आर ऑल इंडिया सर्विसेज। फॉरेन सर्विस जो है वो ग्रुप ए की सर्विस है, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। तो IFS मीन्स जो फॉरेन सर्विस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो सीनियर IFS ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, और ख़ास तौर से जो राजदूतावासों के प्रमुख होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अनुकूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। और अंत में आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। पॉल H. एपलबी की जो रिपोर्ट 1953 में आई थी उनकी सिफारिश पर इस संस्थान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर अर्ध सरकारी संस्थानों में जो है उसकी जो निम्नलिखित गतिविधियाँ हैं उसको मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर से हैं यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। प्रशासनिक अनुसंधान होते हैं, रिसर्च वर्क बहुत काफ़ी किया जाता है यहाँ पे। और इसका खुद का एक जर्नल निकलता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर 1975 से जो वरिष्ठ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं, उनके लिए लोक प्रशासन में 9 महीने का उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जानकारी एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। That's all in today's lecture. Have a good day. I hope आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि हमारे यहाँ कितनी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी बहुत सारी हैं। I have just briefed you. So keep on revising, explore yourself, be safe, be healthy, and thanks to you all. Please do like and subscribe the channel. Thank you.